जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे भारत देश में किस तरीके से चुनाव होते हैं, मतलब किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, इन सब का क्या मतलब है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें किस तरीके से इलेक्शन होता है, इसमें फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें लॉस कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कुल कितनी सीटें होती हैं, और इसमें कितने तरह के लोग होते हैं, कैसा क्या होता है। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारा देश जो है फेडरलिज्म है, और इसमें कितने तरीके की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में परफॉर्म करती हैं, और फेडरलिज्म में होता क्या है ये भी इसमें हम जानेंगे। साथ में इसमें लोग ये भी जानेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी है, ये सब आप लोगों ने पेपर में सुना होगा। तो हम लोग आज यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे, यूनियन टेरिटरी असल में होता क्या है, ये वर्ड हमारे दिमाग में बहुत घूमता है यूनियन टेरिटरी। तो इन सभी से भी तो इस वीडियो में हम लोग इसी सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे भारत देश में कितने तरीके के इलेक्शन होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शन आर परफॉर्म्ड इन इंडिया। तो हमारे देश में, हमारी कंट्री में कुल टोटली 4 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा लोकसभा का इलेक्शन, नंबर 2 आता है हमारा राज्यसभा का इलेक्शन, नंबर 3 का आता है हमारा स्टेट असेंबली का इलेक्शन, और नंबर 4 आता है हमारा पंचायती राज, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो हमारी लोकल गांव विलेजेस में परफॉर्म करती है। लोकसभा ये हमारा लोअर हाउस होता है, जिसको हम लोग जानते होंगे सांसद वगैरह। तो जो सांसद वगैरह होते हैं कहाँ के होते हैं, लोकसभा के। राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है सबसे दूसरा इलेक्शन होता है राज्यसभा का। तीसरा होता है स्टेट असेंबली, यानी कि एक राज्य का असेंबली, जिसे हम लोग विधानसभा इलेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग लोकसभा इलेक्शन को बोलते हैं लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का इलेक्शन को बोलते हैं राज्यसभा का चुनाव, स्टेट असेंबली इलेक्शन को बोलते हैं विधानसभा चुनाव, और पंचायती राज इलेक्शन को बोलते हैं जिला पंचायत चुनाव। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकसभा की। जो लोकसभा होता है, लोकसभा में जो हमारा इलेक्शन होता है वो परफॉर्म किया जाता है बाय डायरेक्ट वोटिंग, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से इसमें जो इलेक्शन होता है परफॉर्म करता है। अब कैसे, तो देखिए आप, जो हमारी पब्लिक है इसमें क्या करती है, ईवीएम के माध्यम से, यानी कि ईवीएम मशीन के थ्रू जो उसने कैंडिडेट चूज किया होता है, यानी कि जो उसके सामने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसको डायरेक्ट वोट करके उसे उसे जिताती है, उसे वोट करती है। ठीक, तो इस तरीके से वो अपना एक मेंबर चुनती है, पार्लियामेंट का सांसद चुनती है, और उसी एक सांसद को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे इस पार्लियामेंट में, यानी सांसद में, यानी कि जो हमारा लोकसभा है ये हमारा एक पार्लियामेंट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया कि इसे बनाया गया पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट बनाएगा अपर हाउस का, एक पार्लियामेंट बनाएगा लोअर हाउस का। तो ये जो हमारा लोकसभा है ये लोअर हाउस का पार्लियामेंट है, मतलब कि ये लोअर हाउस है। ठीक, और जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है वो होता है राज्यसभा। असल में इसमें अब लोअर अपर क्या है, तो इसमें लोअर अपर ये है कि जब भी हमारे देश में कोई इमरजेंसी आती है, कोई बड़ी आपत्ति आती है जिससे कि हमारे देश को खतरा हो, तो उस समय में क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके पास ये ताकत होती है कि वो लोकसभा को कुछ समय के लिए रोक दे। उस समय ऐसा कभी होता है ना कि जैसे खूब बड़ी आपत्ति है, अब बहुत बड़ी आपत्ति है, तो उसमें एक लोग डिसीजन ले जल्दी होगा, अब वहां पे भरी सभा में काफी लोग डिसीजन लेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लोग एक सुनते बहुत टाइम हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया गया कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मतलब जब इमरजेंसी ना हो तो धीरे धीरे प्रोसेस करके सबकी सहमति ले करके ये लोकसभा कोई लॉ बनाए, कोई कानून बनाए। ठीक, अब जब कोई आपत्ति हो, कोई इमरजेंसी हो, उस समय तो हम सबकी राय नहीं ली जा सकती है, तो इस ऐसे में क्या किया गया, उसमें एक अपर हाउस बना दिया गया, जिसको हम लोग बोल लेते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोल दिया गया, और ये लोअर हाउस बनाया गया। तो लोअर हाउस ले बोलते हैं कि उसकी जो पावर है प्रेसिडेंट छीन लेता है कुछ समय के लिए। तो उस समय क्या होता है कि उस समय सिर्फ राज्यसभा और प्रेसिडेंट के हाथ में ही पूरा इंडिया का कंट्रोल होता है। अच्छा, जो हमारा लोकसभा होता है उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो सीटें होती हैं वो सिर्फ 550 ही हो सकती हैं। इससे ज्यादा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो या विनिंग पार्टी है, तो इससे ज्यादा सीटें नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अभी सीधे बढ़ा नहीं सकती, तो कोई एक लिमिट होगी ना, इससे नीचे घटा नहीं सकती। हाँ,
तो वो लिमिट है 545, यानी कि जो हमारी विनिंग पार्टी है वो 545 से कम भी मेंबर जो है नहीं रख सकती। अगर वो इससे कम रखती है तो इससे उसे कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। तो इसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है यानी विनिंग पार्टी है या हमारा जो लोकसभा है यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसे 545 से कम नहीं रखनी है। और इसमें जो 20 सीटें होती हैं वो रिजर्व होती है किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज के। जैसे यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख। तो ये सब है ये सब हमारी यूनियन टेरिटरी। 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व की जाती है। मतलब कि उन यूनियन टेरिटरीज से 20 मेंबर्स जो हैं सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी 20 कैंडिडेट सिर्फ उन यूनियन टेरिटरीज के होने चाहिए। ठीक, तो इस वजह से 20 किए जाते हैं और 20 से 21 नहीं किया जाता है और ना ही 19 किया जाता है। ठीक, अच्छा, जो हमारा लोकसभा है इसमें जो सीटें हैं वो जो है एक डिमोलाइजेशन कमीशन बनाया गया था। वो डिमोलाइजेशन कमीशन ने क्या किया, जो किसी भी स्टेट के किसी भी मतलब पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से उसने सीट्स को बनाया, रिजर्व किया। ठीक, मतलब कि जैसे कि यूपी है तो यूपी में बहुत बड़ी घनी संख्या है तो उसमें कुल 80 सीटें बनाई गई। तो इसी की तरह बहुत छोटे छोटे स्टेट्स है, छोटे छोटे एरियाज हैं, तो उनमें उसी के हिसाब से जो हमारा डिमोलाइजेशन कमीशन है उसने इन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इस सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है, पावर होता है, वो चुनाव आयोग क्या करता है, उसके लिए एक डिमोलाइजेशन कमीशन बना देता है। वो डिमोलाइजेशन कमीशन क्या करता है, उन सीट्स को सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन को देख करके वो सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कहाँ पे कितनी सीटें होनी चाहिए। ठीक, तो लोकसभा में ये सब सारी चीजें होती हैं। अच्छा, लोकसभा में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, तो कैसे होता है देखिए। अब हुआ क्या था, जब बाय डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू पब्लिक ने अपनी कैंडिडेट्स चुन लिए। अब हर एक पर्टिकुलर एरिया के कुल कैंडिडेट्स कितने हुए? 545, यानी कि मिनिमम मैंने बताया ना 545, तो मान लेते 545 हो गए। अब ये 545 लोग क्या करेंगे, इनमें जो 545 लोग हैं कुछ पार्टीज से होंगे, सीधी बात है भैया, सांसद हैं, किसी ना किसी पार्टी से तो आए ही होंगे। बिना पार्टी के तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो मतलब कि बिना पार्टी से तो ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर जिता नहीं सकते, पार्टीज के होते हैं। तो ये होते क्या है, जिसमें जो पार्टीज के होते हैं तो उसमें जैसे कि मेरा एक ग्रुप है, जैसे बीजेपी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सबका ग्रुप है, तो इसमें लगभग 200-250 लोग मान के चलो आ गए, जीत गए मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के। 200-250 बीजेपी के वोट हो गए और कुछ हो गए कांग्रेस के वोट, बाकी 100-150। ठीक, तो क्या करेगी बीजेपी जो है अपना कांग्रेस नरेंद्र मोदी को उतारेगी, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नरेंद्र मोदी को उतारेगी, और जो कांग्रेस है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी को उतारेंगे। तो अब हो गया क्या, इसमें जो हमारे बीजेपी के जीते हुए मतलब जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, उन बीजेपी के जो मेंबर्स हैं जीते हैं जो पार्लियामेंट में, क्या करेंगे, तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी की जो जनसंख्या है, यानी पब्लिसिटी है, वोटिंग है, यानी उसकी वो इनसे ज्यादा है, तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए 1/3 वोटिंग होनी बहुत जरूरी है। एक तरफ 1/3 नहीं होगी तो फिर वो नहीं जीत पाएगा। ठीक, तो अब इनके पास ज्यादा है बीजेपी के पास, तो बीजेपी क्या करेगी, वो जीत जाएगी। जब ये मेंबर्स अब वो नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, जब इनके पास मेंबर ज्यादा है बीजेपी के पास तो इसको वोट करेंगे, इनके पास कम है तो वोट नहीं कर पाएंगे भैया। क्योंकि आपने जो राहुल गांधी हैं उनके पास तो मेंबर्स कम है, यानी कि उनकी पार्टी से, तो ये हार जाएंगे और ये जीत जाएंगे। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। अच्छा, इस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर का पूरा गठन हो जाएगा। ये जो हमारा लोअर हाउस है इसी में ही इसमें भी लॉस बनाए जाते हैं। कोई भी लॉस होती है उसके बाद लोकसभा से उठेगी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में जाने के बाद उसे प्रेसिडेंट एक बार खुद देखेगा, साइन करेगा, प्रेसिडेंट को सही लगता है तो फिर तो पास करेगा, सही नहीं लगता तो फिर वो क्या करेगा, उस लॉ को उस समय उसको लॉ नहीं बोलते हैं जब वो किसी चयन में होता है, मतलब कि जब उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हो तो उसमें लॉ नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं बिल। तो उस बिल को यानी है वो लॉ ही, उसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं बिल। तो उस बिल को वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट दोबारा
जहाँ से शुरू हुआ था फिर से वहीं भेज देगा कि इसमें भैया कुछ सुधार होने हैं, कुछ सुधार कर लो, ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो जो सुधार करें ना तो हमारे पास दोबारा भेजना। ठीक, जब ये लोग फिर से अपना कुछ सुधार करके उसके बाद भेजेंगे, अगर उसको इस बार भी सही लगा तो ठीक है, नहीं सही लगा तो फिर से वहीं भेज देगा कि भैया फिर से सुधार कर दो, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब ये लोग फिर से सुधार करके इसमें भेजेंगे। ठीक, अब इसको भैया फिर से सही नहीं लगा, फिर से भेज देगा इसके पास। लेकिन अब 3 बार तो जो हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसने वापस कर दिया, लेकिन अब चौथी बार वो बिल को वापस नहीं कर सकता। अब उसे चौथी बार उसमें चाहे लिखा हो कि भारत देश के सभी लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब होता है हमारा लोकसभा में। लोकसभा तो एक बार फिर से लोकसभा में आते हैं। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है। ठीक, इसमें जो इसी में हमारा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। दूसरी चीज जो हमारा इसमें कुल हमारी 550 मैक्सिमम सीटें होती है, मिनिमम सीटें 545 होती है। 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व की जाती है। इसमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिमिलाइजेशन कमीशन सेलेक्ट करता है। डिमिलाइजेशन कमीशन कौन करता है? डिमिलाइजेशन कमीशन जो चुनाव आयोग बनाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें जो इलेक्शन होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होता है, यानी कि सीधे जनता के द्वारा। ठीक, तो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होता है। ये अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है। ठीक, यानी कि ऊपर का हेड ऑफिस से बोलते हैं, पता है ना, पार्लियामेंट और लोअर हाउस है, यानी कि लोअर हाउस यानी कि छोटी कंपनी, यानी कि उसके नीचे वाला। मान के जैसे कि एक कंपनी होती है, उसमें एक हेड ऑफिस, एक मेन होता है, यानी कि मालिक होता है, फिर उससे नीचे 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 होते हैं ना, सेम उसी तरीके से समझ लीजिए आप। तो जो हमारा राज्यसभा है एक अपर हाउस है। इसमें कुल जो सीटें होती है वो 250 होती हैं। मिनिमम सीटें कितनी होती है? 245। ठीक, इसमें जो इलेक्शन होता है वो होता है बैलेट पेपर की मदद से। वो भी एक प्रोसेस, जिसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है वो बैलेट पेपर की मदद से होता है। ये इसमें एक फॉर्मूले से इसमें इलेक्शन किया जाता है, जो एसटी हम लोग STV वोट बोलते हैं, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, इसके बारे में दूसरी वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद इतना बड़ा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो इसमें होता है क्या, इसमें कुल 250 टोटल मेंबर्स होते हैं, 245 जो होते हैं जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं। इसमें जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ 12 मेंबर जो होते हैं वो होने चाहिए, किसमें के 12 मेंबर होने चाहिए। इसमें से 8 लिटरेचर, सोशल वर्कर और पॉलिटिकल, इन सभी चीजों से 12 नंबर होने चाहिए। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, इन माने कि जो 12 नंबर होने चाहिए इन सभी लोग जगह से होने चाहिए। ठीक, और बाकी जो बचे हमारे बाकी जो होते हैं वो हमारे STV, यानी कि STV एक प्रोसेस होता है वोटिंग का। इस प्रोसेस से होते इसमें होता है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें बैलेट पेपर होता है। इसमें हम लोग जो पर्सन होता है उसका वोट, उसका जो डायरेक्ट ऐसे लोकसभा में क्या किया जाता है कि जो EVM मशीन है उसके आगे बटन लगा दिया जाता है, उसका फोटो लगा दिया जाता है और नाम लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें होता है क्या ना, इसमें फोटो लगा कर नाम लिखा जाता है। इसमें उस कैंडिडेट की जगह उस कैपिटल नाम दे देते हैं, यानी कि जैसे कि मेरा नाम आदित्य है, दूसरे का नाम रहमान, तीसरे का नाम रहीम। तो इसमें 3 लोग खड़े हो गए तो मेरा रखा जाएगा A, रहमान का 2, रहीम का 3, यानी कि 1 2 3 ABC। अब लोग जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जो हमारे मेंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे मेंबर्स होंगे कि कुछ ही लोगों का इलेक्शन होता है, बाकी में रेवेन्यू चला करता है। मतलब कि इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें कुछ जैसे कि बहुत सारे मेंबर स्टार्टिंग से बने रहते हैं। इसमें कुछ ही मेंबर्स होते हैं जिनकी वैकेंसी खाली होती है। जिनकी वैकेंसी खाली रहती है उसको STV प्रोसेस के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो इसमें होता है क्या, जो नाम न दे करके उसमें कैपिटल के नेम दे, यानी कि अल्फ़ाबेट डाली जाते हैं, यानी कि आदित्य का A, रहमान का B और रहीम का C। ठीक, तो इस तरीके से उसमें दिया जाए। अब बाई चांस मैं हार गया तो मेरा वोट जो है इन दोनों में बट जाएगा, इनकी वोटिंग के हिसाब से, यानी कि इनका ज़्यादा तो मेरा इतने परसेंट के बजाय चलेगा, तो इनका कम है तो इनके इतने परसेंट इनका कम चला जाएगा। ठीक, अब ये हार गए
तो वो जीत जाएंगे। ठीक, इस तरीके से इसमें 1 पर्सन का इलेक्शन होता है। अच्छा, जो लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, पंचायती राज इलेक्शन होता है, इनमें जो टेन्योर होता है वर्क करने का वो होता है 5 साल, और जबकि अपर हाउस में 6 साल का टेन्योर होता है। मतलब कि इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, कैंडिडेट है, वो 6 साल तक इसमें वर्क कर सकता है, उसके बाद फिर उसका इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, बाय चांस क्या होता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे किसी भी तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, फिर से वैकेंसी जो सीट होती है वैकेंट हो जाती है, तो ऐसे में फिर से हम लोग STV यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से उसका इलेक्शन कर देते हैं और फिर से वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मेंबर होता है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक, और इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद इसी प्रोसेस के माध्यम से सिलेक्ट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैं अभी मेंबर हूँ राज्यसभा का, मैंने 2 साल काम किया, उसके बाद मैं मर गया, तो जो दूसरा व्यक्ति इलेक्ट होगा वो मेरे ही टेन्योर तक ही वर्क कर पाएगा। यानी कि जो 4 साल बाद मेरा जो टेन्योर पूरा होना था, जो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा, जो वैकेंसी है, वो 4 साल बाद के बाद 4 साल बाद उसका फिर से री इलेक्शन होगा, तभी वो आगे काम कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब ये है कि जो भी मैं डेथ होता है, मेरे जगह पे जो नया आएगा वो मेरे टेन्योर के हिसाब से ही चलेगा। ठीक, और मेरे टेन्योर के हिसाब से ही चलेगा, यानी कि वो फिर से 6 साल नहीं बढ़ेगा, वो 4 साल पे ही रहेगा। ठीक, अच्छा, इसमें जो इलेक्शन में 6 साल की यानी 6 साल का होता है, समझता है। और कुल जो सीट होती है वो होती है मेरी 250, मिनिमम सीट होती है 245। ठीक, और इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं 250 सीटों में, 245 सीटों में, वो कहाँ से होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, पॉलिटिकल, तो इन सभी जगहों से ये 12 मेंबर्स चूज किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा राज्यसभा, और ये हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है। ध्यान रखिएगा, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है, तो आपके पार्लियामेंट का अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है। आपके लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है, लोकसभा में कुल 450 सीटें होती हैं, और वहीं राज्यसभा में 250। ध्यान रखिएगा, 450 250। अब ये तो हो गया राज्यसभा। अब हम लोग बात करेंगे पंचायत राज। देखिए, अब हम बात करेंगे स्टेट असेंबली की, यानी कि इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली, यानी कि राज्य का इलेक्शन, ये राज्य की असेंबली। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं विधानसभा इलेक्शन, जैसे जिसमें बनते हैं विधायक हिंदी में, और इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोग इसको बोलते हैं विधायक को, यानी जो विधायक बनते हैं उन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी लोकसभा की तरह जो हमारी पब्लिक होती है वो रिप्रेजेंटेटिव को बाय डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, जो हमारा विधायक होता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसको जिताती है, और फिर और ऐसे ही कई मेंबर्स मिला करके अपना एक CM बनाते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ठीक, यानी कि किसी भी स्टेट का वो मेंबर्स हैं, फिर से उसी तरीके से वोटिंग करते हैं जैसे कि लोकसभा में होता है। वो वोटिंग करेंगे, फिर वोटिंग जो होगा, जिस पार्टी का जिसमें बहुमत होगा, उसी हिसाब से जो हमारा कैंडिडेट है रिप्रेजेंटेटिव वो जीत जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो बाय चांस अगर रिप्रेजेंटेटिव अपनी जो पार्टी होती है उसके वोटर को इलेक्शन ना दे, मैंने जो पार्टी है, पार्टी का जो कैंडिडेट है वो उस पार्टी, यानी कि मैं एक बीजेपी पार्टी का एक कैंडिडेट हूँ, जीत चुका हूँ, और वहाँ पे CM योगी जो हैं खड़े हुए इलेक्शन पे लड़े हैं, मतलब कि ठीक है, तो मैंने CM योगी का ना वोट दे के अखिलेश यादव को वोट दे दिया, तो जो हमारा क्या कहते हैं स्टेट असेंबली, वो तो मेरे पे कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्शन ले सकती है। स्टेट असेंबली की तरह मुझसे कोई जुर्म नहीं हुआ, लेकिन अब भैया इन्होंने मुझे जिताया है, भैया इन्होंने मेरे पर मेहनत की है, तो ये पार्टी है मेरे पर कोई एक्शन ले सकती है। तो ये सब चीज़ें होती छोटी छोटी। ठीक, जो स्टेट असेंबली होती है, ये जो जैसे इस लोकसभा में कुल एक कन्फर्म रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है ना,
450, लेकिन लोकसभा ये जो हमारी स्टेट असेंबली होती है इसमें ऐसा नहीं है। लोकसभा में तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, रिजर्व सीट्स हैं, लेकिन इसमें रिजर्व सीट नहीं होती। इसमें जो सीट्स होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड की जाती है, यानी कि हमारे स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट में इतनी सीट्स होंगी। ठीक, अच्छा, जो इसमें होता है क्या, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट दो, एक पार्लियामेंट में 2 हाउस बनाए गए, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो इसमें भी क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स में जैसे कि कोई भी, जैसे कि लोकसभा की हेल्प के लिए राज्यसभा बनाया गया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया जाता है, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट अगर चाहे वो तभी होता है, बना दिया जाता है विधान परिषद, यानी कि इसे हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल। ठीक, तो ये विधानसभा परिषद क्या करता है, ये भी सेम राज्यसभा की तरह ही काम करता है, यानी कि ये भी समझ लीजिए एक अपर हाउस हुआ, ये लोअर हाउस हुआ, लेकिन ये तभी काम करेगा जब ये इसका गठन तभी होगा जब हमारी जो हमारी मेन गवर्नमेंट है, यानी कि मेन बॉडी की जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी चीफ मिनिस्टर है, वो जब चाहेगा तभी इसका गठन होगा, यानी कि स्टेट काउंसिल का तभी, विधानसभा परिषद का तभी गठन होगा, नहीं तो गठन नहीं होगा। फिलहाल यूपी में विधानसभा परिषद चलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी जो स्टेट असेंबली होती है वर्क करती है और इसमें इस तरीके से इलेक्शन होता है। बात करेंगे पंचायती राज चुनाव की। जो पंचायती राज चुनाव, देखिए सबसे पहले से हम लोग जो मेन टॉपिक्स हैं ये हैं कि पंचायती राज चुनाव को हमारे भारत देश में लाने की क्या वजह रही, पंचायती राज चुनाव यानी जो पंचायत राज है वो कैसे वर्क करता है, इसमें जिला पंचायत मेंबर्स क्या होते हैं, जिला पंचायत चुनाव क्या होते हैं, ये प्रधान बीडीसी वगैरह ये सब क्या है और इसे हमें लाने की क्यों जरूरत पड़ी। सबसे मेन जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे जिला पंचायत में ये होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिला पंचायत जो चुनाव होता है वो होता कैसे है। देखिए, जिला पंचायत का चुनाव है ये एक छोटा सा चुनाव होता है जो कि हमारे स्मॉल विलेजेस में परफॉर्म किया जाता है। ठीक, ये नॉट एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इसे हम लोग सिर्फ एक विलेजेस में परफॉर्म करते हैं इसको जिला पंचायत चुनाव को। इसमें इलेक्शन देखिए होता क्या है, जो हमारा जहाँ पे हमारी इलेक्शन वोटिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे पेपर से एक चिट टाइप की लिस्ट पर्ची रख दी जाती है। उन पर्ची में क्या करते हैं, जो हमारे वोटिंग यानी कि जो हमारा वोटर्स होते हैं उस पर्ची में अपना थप्पा लगा करके जिसे भी यानी कि वोटिंग में जो भी कैंडिडेट वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है उस पर्चे पे सबके नेम सामने से लिखे रहते हैं। तो जो हमारा वोटर क्या करता है उसी रिप्रेजेंट के नेम के आगे थप्पा लगा देता है, यानी कि स्टैंप लगा देता है, तो वो वोट जो है उसी रिप्रेजेंटेटिव को चली जाती है। ठीक, फिर उस पर्ची को क्या करता है, एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में उसको वो डाल देता है। जैसे ही उसके बाद जो डाल देता है तो उसके बाद जब वोटिंग खत्म होती है तब उन्हीं पर्चियों को खोल के वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं जो काउंटिंग कर रहे होते हैं वोटिंग की, वो उनको काउंट करके फिर वो बताते हैं उसको सिलेक्शन, फिर वो बताते हैं कि किसकी वोटिंग ज़्यादा है और कौन रिप्रेजेंटेटिव वोन हुआ है, जीता है। इस तरीके से होते हैं हमारे जिला पंचायत चुनाव के इलेक्शन, यानी कि पंचायती राज चुनाव के इलेक्शन। ये जो मेथड होता है इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट वोटिंग, यानी कि जो वोटिंग जो होती है वो डायरेक्ट वोटिंग की होती है। जैसे कि लोकसभा में वोटर तो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव वोट देता है, सेम उसी तरीके से जिला पंचायत में भी रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा वोटर होता है डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि जो हमारा जिला पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत लाने का मतलब लाया क्यों गया, हिंदुस्तान में से क्या जरूरत पड़ी। देखिए, हिंदुस्तान कोई हमारा एक छोटी मोटी कोई कंट्री तो है नहीं कि छोटी मोटी कंट्री है पाकिस्तान की तरह तो हो गया, ये तो बहुत बड़ी कंट्री है। जैसे कि अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में मान के चलिए एक हमारा हेड जो है सांसद जो हमारा विधानसभा का विधायक है वो खड़ा हो गया। ठीक, अब उस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 7 तरीके के गाँव आते हैं। एक गांव वो आता है जहाँ पे पानी कमी है, एक गांव वो है जहाँ पे रोडें नहीं है, एक गांव वो है जहाँ व्यक्ति अपनी आय से परेशान है, एक गांव वो है जहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, एक गांव वो है जहाँ पे
ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। तो अब जो एक व्यक्ति होगा, यानी कि जो हमारा एक वहाँ पे हेड होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वो तो भैया सिर्फ अपने, वो तो एक ही काम कर पाएगा ना, यानी कि वो बस एक नजरिए से देखेगा। अब वो सातों गांव की जो हमारी समस्या, सातों गांव की समस्या को वो एक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में क्या किया गया कि वो अकेले सातों न समझ पाए, क्या किया गया, जिला पंचायत मेंबर्स बना दिए गए। अब वो मेंबर्स क्या करेंगे, उन सातों विलेजेस में चले जाएंगे। ठीक, अब उन सातों विलेजेस में वो हर एक, अब अपने जब 7 लोग हो गए तो अपने अपने विलेज का वो तो जानते हैं ना कि हमारे विलेज में क्या समस्या है, उसको दूर कर सके। तो सातों मेंबर्स क्या होंगे, अपने अपने विलेज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से खत्म कर सकेंगे, उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इस वजह से हमारे भारत देश में जिला पंचायत लाने की जरूरत पड़ी। अच्छा, इसमें जो जिला पंचायत मेंबर्स होते हैं, इनमें कभी कभी क्या होता है, जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं उनमें क्या किया जाता है, यानी कि जो हमारे पिछड़े गांव होते हैं देहात टाइप के, उनमें हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत, जैसे पंच बना देते हैं। 5 मेंबर्स होते हैं, वो एक अपना पंच, यानी कि अपना एक हेड, यानी कि 5 मेंबर्स होते हैं जिनको उस विलेजेस में वोन किया जाता है मेंबर से। वो मेंबर्स क्या करते हैं, 5 लोग एक अपना हेड चुन, जिसको लोग पंच बोलते हैं। मैं सुना होगा कि पंचायतें लगती हैं ना, हाँ सेम उसी तरीके से वो अपना एक पंच बना लेते हैं। अब जो भी होता है वो पूरी, जब भी कोई कांड वाने कुछ भी बड़े फैसले लिए आते हैं, वो पूरी पंचायत लगती है, और उसी के आधार पर उसी के मेंबर जो होते हैं अपने में विचार रखते हैं, उसके बारे में सोचते विचारते, फिर हेड जो होता है फिर पूरी उसकी समझ करके उसके खिलाफ, यानी कि उसके अंतर्गत में फैसला लेता है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ विलेजेस होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं अर्बन एरिया में, तो अर्बन विलेजेस होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, हम लोग बना देते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, म्यूनसिपैलिटीज का गठन कर देते हैं। म्यूनसिपैलिटीज कैसे, म्यूनसिपैलिटीज में होता क्या है कि जितने भी हमारे अर्बन एरियाज के जिला पंचायत मेंबर्स होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते मेयर। वो मेयर क्या करता है, वो मेयर क्या करता है उस पर्टिकुलर अर्बन एरिया में, यानी कि जो हमारा डेवलप विलेज है उसमें वो वर्क करता है। तो ये होता है हमारा जिला पंचायत, इसको बोलते हैं जिला पंचायती चुनाव। ये जो जिला पंचायत है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का भी एक सपना था कि हमारे भारत देश में जिला पंचायत लाया जाए। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए हम लोगों ने जिला पंचायत का गठन हमारे भारत देश में किया। एक इसका मुख्य कारण ये भी है, और दूसरा मुख्य कारण ये है कि इसकी जरूरत हमारे देश से पड़ी, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, और ये पूरी पृथ्वी की दूसरी दुनिया भी मानी जाती है। इस वजह से हमारे भारत देश में पंचायती राज चुनाव को लाने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, यानी कि कुल कितने तरीके के पार्टी सिस्टम है जो परफॉर्म होते हैं अलग अलग देशों में। तो देखिए, कुल 5 तरीके के पार्टी सिस्टम होते हैं जो परफॉर्म होते हैं। नंबर 1 1 पार्टी सिस्टम, नंबर 2 2 पार्टी सिस्टम, नंबर 2 डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, नंबर 3 2 पार्टी सिस्टम, नंबर 4 मल्टी पार्टी सिस्टम, एंड नंबर 5 1 पार्टीशन पार्टी सिस्टम। अब बात करेंगे सिंगल पार्टी सिस्टम। नाम से ही लग रहा है सिंगल पार्टी, मतलब सिंगल मतलब अब नाम ही समझ आओ कि एक पार्टी हो गया है, उस देश में एक पार्टी परफॉर्म करती होगी। हाँ, तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक पार्टी है, एक कंट्री है, कंट्री का नाम रख लियो, मान के लिए कंट्री जो है, उस कंट्री का नाम एक बॉक्स है, मान लीजिए कंट्री इसका नाम बॉक्स है। ठीक, और बॉक्स कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी चलती है जिसका नाम है मोबाइल। ठीक, यानी बॉक्स कंट्री में एक पार्टी जिसका नाम है मोबाइल। अब उसमें क्या होगा कि मोबाइल के अलावा वहाँ पे कोई और पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होता किसी और पार्टी का। उसमें जितने भी कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव लड़ेंगे वो मोबाइल की पार्टी से ही लड़ेंगे। मतलब बस उसमें ये होगा कि रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि कई रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्टीज के थ्रू बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पार्टी को सिंगल पार्टी के माध्यम से ही चेंज होगा। मतलब कि अगर मोबाइल पार्टी
जो मोबाइल पार्टी के जो मेंबर्स हैं मेन, अगर वो चाहें तो वही बदलते रहते हैं और उसी से पूरा सिस्टम मेंटेन होता है, परफॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। अब बात करेंगे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी सिंगल पार्टी सिस्टम की तरह ही है, सेम टू सेम, इसमें भी सिंगल पार्टी ही रन करती है। अब बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम आप समझ रहे हो, टू पार्टी सिस्टम मतलब जहाँ पे सिर्फ दो पार्टी परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल अमेरिका में सिर्फ दो पार्टी ही परफॉर्म करती है। आपने सुना होगा कि अमेरिका में दो पार्टी काम करती हैं। तो इसमें होता क्या है, पूरे कंट्री में सिर्फ दो पार्टी होंगी जो कि इलेक्शन लड़ेंगी और उन्हीं दो पार्टी में कंपटीशन होगा, लेकिन उन्हीं दो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव में ही कंपटीशन होगा। ठीक, अब बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम आप बारे में जैसे जानते हो, हमारा इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है, यानी कि जो इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उसका बेस क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि यहाँ पे आप समझो भाजपा भी है, सपा भी है, बीजेपी भी है, तो ये क्या ये आप आम आदमी पार्टी भी है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी पार्टी होती हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसी बहुत सारी पार्टी नहीं होती है। अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टी होती है, बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। तो इंडिया क्या है, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज परफॉर्म करा और उसके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़े, तो हो गए मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बात करेंगे वन पार्टीशन पार्टी सिस्टम, सॉरी नो पार्टीशन पार्टी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टी नहीं होती है, इसमें सिंगल एक रिप्रेजेंटेटिव एक एज द किंग परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। अच्छा, अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ पार्टी, मतलब जो पार्टी होता है वो कितने लेवल की होती है। पार्टी जो होती है मेनली हमारी इंडिया में मेनली टू टाइप्स की होती है। एक होती है स्टेट पार्टी, दूसरी होती है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी देखिए होने के लिए क्या होना चाहिए कि 2% जो सीट्स होनी चाहिए वो लोकसभा में रिजर्व होनी, मतलब यानी कि लोकसभा की लोकसभा में 2% सीट जो है हम लोग को उस पार्टी की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में पोल होना चाहिए। और नंबर 3 कि एट लीस्ट यानी कि 2% में 2% में 4 सीट जो हैं उस पार्टी की होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए एक आम आदमी पार्टी एक पार्टी है, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आम आदमी के पार्टी के पास लोकसभा के 2% सीट जो होनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी जीती हो। और दूसरी चीज़ जो 3 से 4 स्टेट में आम आदमी के पार्टी का जो पोलिंग होना चाहिए वो 6% होना चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज़ कि उसकी लोकसभा में जो सीट होनी चाहिए कम से कम 4 सीटें होनी चाहिए ही चाहिए। अब बात करेंगे स्टेट लेवल पार्टी यानी स्टेट पार्टी यानी कि एक राज्य पार्टी की। जैसे कि आप सभी जानते हो कि समाजवादी पार्टी एक राज्य पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी को राज्य पार्टी होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो समाजवादी पार्टी को राज्य पार्टी होने के लिए 6% जो वोट्स हो पोल, जो 6% वोट हो पोल हुआ किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उसमें 6% जो वोटिंग हो, वोटिंग किसके तरफ हो, समाजवादी पार्टी की तरफ। दूसरी चीज़ इसमें कम से कम 2% जो सीट्स होनी चाहिए वो समाजवादी पार्टी को जीतनी होगी, तभी वो एक स्टेट पार्टी बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो ये होता है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ पार्टी, ठीक। कि जो हमारा इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है। मैं बात करें फेडरल क्या होता है, तो फेडरल उसे बोलते हैं जिस कंट्री में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट परफॉर्म करे उसे हम लोग बोलते हैं फेडरल कंट्री, और उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। यानी कि इंडिया हमारा क्या है, इंडिया जो हमारा है एक फेडरलिज्म कंट्री है। अच्छा, जो इसमें होता है क्या है, जो हमारी पर्टिकुलर कंट्री में 2 टाइप से गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। एक जो पहली गवर्नमेंट करती है वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी हमारी जो परफॉर्म करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें जो लॉज होते हैं वो दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का लॉ, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ। और इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी वजह से और भी ज़्यादा रिजिड और कोडिफाइड हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। इस वजह से क्योंकि पूरी कंट्री में पूरी कंट्री है, अब ये हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक कंट्री है। मान लीजिए कि कंट्री जो है फेडरल कंट्री ना होती, यानी कि इसमें 2 टाइप की गवर्नमेंट ना होती, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ना परफॉर्म कर रही होती, तो इसमें ये हो सकता था कि जो हमारा
सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति यानी जो हमारे सिर्फ एक ही राजा होता है ना, अगर वो मिल जाता तो पूरी कंट्री को फिर से राजा का शासन हो सकता था, जनता का शासन हट सकता था। तो अब यहाँ पे टू टाइप की गवर्नमेंट होगी, तो इसमें क्या होगा कि अब दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी। इस वजह से यहाँ पे फेडरलिज्म लाया गया, हमारी कंट्री को फेडरल कंट्री बनाया गया। अब ठीक है, इस कंट्री में टू टाइप्स के लॉ होते हैं, एक स्टेट का गवर्नमेंट ने बताया, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फेडरल कंट्री, यानी कि फेडरलिज्म। हमारी इंडिया क्या है, तो इंडिया हमारी एक फेडरलिज्म कंट्री है। तो देखिए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अवर इंडियन गवर्नमेंट। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 है पार्लियामेंट और नंबर 3 है जुडिशरी। तो देखिए जो हमारा एग्जीक्यूटिव हो रहा है, देखिए एग्जीक्यूटिव में मेनली 3 टाइप्स के मेंबर्स आते हैं। एक जो आते हैं हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, दूसरे आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट और तीसरे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक, तो इन एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जितने भी लॉज बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको फैलाना और उनको वर्क कराना कि उसे जनता उनका पालन करे, तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। दूसरा होता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट देखिए क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है इसमें मेनली 2 हाउसेस आते हैं। अब हाउस जो होता है, एक हाउस होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का काम क्या होता है कि इनका काम होता है लॉ बनाना, यानी कि कानून को बनाना, ये काम होता है लोकसभा राज्यसभा का। जो भी लॉ, जो भी कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा, अब उसे एग्जीक्यूट कराना जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स का। तीसरा आता है जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या होता है, इसे बोलते हैं न्यायालय। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो है हमारा जुडिशरी। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिसॉल्व करने का जो काम है वो किसका होगा, जुडिशरी का होगा। तो 3 इसको आप बोल सकते हो, आप इस जो बोलते हैं जो 3 हैं ये हमारी इंडिया को रन करने के ये बॉडी पार्ट्स हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। ये 3 बॉडी पार्ट्स ही हैं जिनके बदौलत पे हमारा इंडिया आज इतनी अच्छी तरीके से रन कर रहा है। वो अलग की बात है जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सही इस्तेमाल ना करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद मनी गेन कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। वो चीज़ गलत है। लेकिन जो हमारा संविधान है, हमारे BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसका बहुत तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि हमारी कंट्री को तरीके से रन किया जाए तो बहुत जल्दी चाइना अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगी। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से ही हम लोग इतना पीछे हैं। फिलहाल जो भी हो, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है। तो देखिए अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज बहुत बार पेपर में छपा है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। तो बात करेंगे यूनियन टेरिटरी असल में होता क्या है, आज इस पूरी जड़ की बला को निपटा ही देते हैं, जान लेते हैं आज कि यूनियन टेरिटरी हमारा होता क्या है। देखिए होता ये है कि कुछ स्टेट्स होते हैं, यानी कुछ प्लेसेस होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती हैं कि वो एक अपनी गवर्नमेंट रन करा सके। तो ऐसे में क्या किया जाता है, इकोनॉमी से बहुत कमज़ोर होती है, तो जैसे ऐसे में क्या किया जाता है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे डायरेक्ट एक पोजीशन दे देती है यूनियन टेरिटरीज, उन्हें बना देती है। तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली उस स्टेट को हैंडल करती है। इसको जब उसकी जो हमारी स्टेट होता है, पर्टिकुलर प्लेस होती है, उसकी जो हालत इकोनॉमी से और कई कारणों से कमज़ोर होने, वो अपने जो हमारा स्टेट है वो पर्टिकुलर प्लेस है वो अपनी गवर्नमेंट तो रन नहीं करा पाएगी, वो तो बहुत कमजोर है। तो ऐसे स्थिति में उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसको इतना प्रेशर ना दे करके सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके उसे सीधे कंट्रोल करती है। अच्छा, अगर ऐसा है, कोई क्वेश्चन उठता है, अगर ऐसा है तो दिल्ली तो हमारा हर चीज़ में संपन्न है, तब भी यूनियन टेरिटरी क्यों है? तो ऐसा इस वजह से दिल्ली को यूनियन टेरिटरी में इस वजह से रखा गया है कि जो दिल्ली है वो हमारी स्टेट का, वो हमारी इंडिया का कैपिटल है, और कैपिटल होने के साथ साथ ही हमारी
गवर्नमेंट के जितने भी मेन हेड ऑफिसर है, जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं, वो दिल्ली से ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि अगर ये हमारा जो दिल्ली है, अगर ये एक यूनियन टेरिटरी ना हो तो जहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है चीफ मिनिस्टर होगा, इससे गलत फायदा उठा सकता है। इस वजह से इसको भी यूनियन टेरिटरीज में रखा गया है, जिसको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखती है। इस वजह से दिल्ली को जो है इस वजह से दिल्ली को रखा यूनियन टेरिटरी में रखा गया। तो यूनियन टेरिटरी इस वजह से बनाई जाती है। कोई भी स्टेट हो, प्लेस हो, अगर वो अपने में कैपेबल ना हो अपनी गवर्नमेंट चलाने में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देखती है ताकि वो जल्दी जल्दी ग्रो कर पाए। जैसे कि गोवा है, गोवा भी एक पहले यूनियन टेरिटरी था, लेकिन गोवा धीरे धीरे करके टूरिज्म प्लेसेस टूरिस्ट जो है आने की वजह से गोवा जो है जल्दी डेवलप हो गया, तो उसे गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी से हटा करके एक स्टेट का दर्जा दे दिया, जिसकी वजह से आज जो हमारा गोवा है वो एक स्टेट बन चुका है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक, तो ये होता है यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ।